Now I am starting today lecture, that is elastomers. इलास्टोमर्स नाम ही से क्लियर है कि इसके अंदर क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी। तो ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी उनको हम लोग इलास्टोमर कहेंगे, या ऐसे कहें पॉलीमर्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। अब इलास्टिसिटी के बारे में आपको आइडिया है। जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, इसको आप खींचिए, यह क्या हो जाए, स्ट्रेच्ड हो जाए, फैल जाए, और फोर्स को आप हटा दीजिए अब, और फिर ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो ऐसे मटेरियल को कहेंगे इलास्टिक मटेरियल, और इस फिनोमिना को कहेंगे इलास्टिसिटी। अब ये प्रॉपर्टी होने के लिए पॉलीमर में दो तीन बातें भी होना आवश्यक है। क्या नहीं होनी चाहिए भाई? क्रॉस लिंकिंग ना हो पॉलीमर के बीच में, नहीं तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं होगी। और दूसरा, इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज हैं वह क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए। तो ऐसे पॉलीमर जिसमें क्रॉस लिंकिंग कम हो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज कम हो, उनके अंदर ही स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी होगी और वो इलास्टोमर कहलाएंगे। अक्सर यूज में आप देखें हैं तो प्रायः हम लोग घरों में रबर बैंड का यूज करते हैं कि नहीं? तो जो रबर बैंड है वो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, इलास्टोमर का। जितनी भी, अब देखिए रबर, अब ब्रॉड सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, हमने ऐसे किया। देखिए रब, रब का मतलब मिटा देना, साफ कर देना, इरेज कर देना। इसे प्लेयर, खेलने वाले को प्लेयर, रब करने वाले को रबर। और रब क्या चीज़ का, जैसे पेंसिल के मार्क हैं उनको रब कर दिया। तो ऐसे मटेरियल जो पेंसिल मार्क को रब कर दें उनको रबर कहेंगे। ऐसा कहा था जोसेफ क्रिस्टले ने। अब जो, अब तो जनरल बात हो, केवल अब रब करने वाले को ही रबर कहेंगे ऐसी बात नहीं है। रबर के बारे में बात हो गई कि इलास्टोमर होंगे जिसके अंदर इलास्टिसिटी की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। रबर को दो सेक्शन में हम बांट रहे हैं। एक को हम लोग कहेंगे नेचुरल रबर और दूसरे को कहेंगे सिंथेटिक रबर। अब नाम ही से क्लियर है कि सिंथेटिक का मतलब सिंथेसिस, या लैब में जैसे बने, फैक्ट्री में जैसे बने। तो फैक्ट्री में बनने वाले रबर को क्या कहेंगे, सिंथेटिक रबर। और नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होने वाले रबर को नेचुरल रबर। अब जैसे जितने भी हम लोगों ने पॉलीमर पढ़ा था, एडिशन पॉलीमर आपके बात करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पार्ट लिया जाता था, ये वाला, जिसको हम लोग इतने को क्या बोलते थे, बिनाइल।
और जेड के जगह पे Cl हो जाए तो विनाइल क्लोराइड, साइनाइड हो जाए तो विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड का एक और नाम था ना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, अभी साइनाइड लगा दिया तो इसका नाम क्या है, विनाइल, और Cn लगाया तो साइनाइड। इसी का दूसरा नाम है एक्राइलो नाइट्राइल। नाइट्राइल साइनाइड का IUPAC नाम होता है, और चूंकि यह एक्राइलिक एसिड, एक्राल्डिहाइड इत्यादि से रिलेटेड है, इसलिए इसमें नाम एक्राइलो लग गया। जैसे एक्राइलिक एसिड क्या है, इतना रहता ही है, और इसमें COOH लगा दीजिए, इसका नाम क्या है, एक्राइलिक एसिड। यहाँ पर क्या है, एसिड ग्रुप के जगह पे साइनाइड है, तो एक्राइलो नाइट्राइल नाम पड़ा विनाइल साइनाइड का। तो इस मोनोमर में जो ये वाला है, वन सिंगल डबल बॉन्ड है। हम लोगों का जो रबर है उसमें मोनोमर में 2 जगह डबल बॉन्ड होता है। जैसे देखिए CH2 लिख दिया, डबल बॉन्ड, C लिख दिया, यहाँ पे C लगाया, यहाँ कुछ लगा लेंगे बाद में। अगर सब H कर दें तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। और दूसरा क्या है, डाई इन है कि नहीं, ये क्या है, डाई इन है, और 4 कार्बन है तो ब्यूटा है। और नंबरिंग अगर कर दें 1 2 3 4, तो 1 के बाद डबल बॉन्ड, 3 के बाद तो ब्यूटा 1 3 डाई इन कर सकते हैं इसको। यहाँ पर H लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम जेड मान लेते हैं। अब यहीं से कहानी आपकी रबर की शुरू हो रही है। जो ये जेड है, अगर ये हम लोग मेथिल ग्रुप लगा दें, मेथिल, तो इसी का नाम 2 नंबर पे आपने क्या लगाया, मेथिल लगाया, तो इसका नाम 2 मेथिल ब्यूटा 1 3 डाई। अगर Cl लगाया तो 2 क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाई। अगर एक और मेथिल लगा दिया तो 2 मेथिल, मतलब एथिल लगा दीजिए, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए तो नाम उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इसमें जो मोनोमर लिए जाएंगे वो डाईइन लिए जाते हैं। अब मान लीजिए एक लिया और दूसरा मोनोमर और लिया, जेड ए CH। तो ये मोनोमर था जिसमें 2 जगह डबल बॉन्ड था, डाई इन हो गया, ये भी डाई इन है। अगर इसको मिलावे हम लोग, अगर नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4, इसमें भी नंबर डाल देते हैं 1 2 3 और 4। यहाँ से इनको जोड़ना है। जोड़ते समय क्या होगा देखिए, अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाए पाई इलेक्ट्रॉन तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस, ये माइनस, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। दूसरी बात देखिए, ये 4 है, ये 1 है, तो इसको 1 4 या 4 1 लिंकेज बोल सकते हैं हम लोग। तो नोट्स में दिया होगा 1 4 लिंकेज। अगर हम लोग इसको 1 2 3 4 मानते, यहाँ से 1 2 3 4, तो क्या हो जाता, 1 4 हो जाता। तो 4 1 या 1 4 लिंकेज इसमें करेंगे तो ऐसे बनेगा। देखिए CH2, हम जेड के जगह पर अब CH3 लिख देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH
CH2 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या रहेगा? निगेटिव। आपस में ये ऐसे जुड़ सकते हैं कि नहीं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी को ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस मोनोमर में दो जगह डबल बॉन्ड था, इसमें भी दो जगह, तो 4 डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें 2 जगह डबल बॉन्ड आए, यानी डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो मोनोमर लिया था हमने, ऐसे लिया था, चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक मोनोमर लिया। अगर इसकी संख्या n कर दें तो इसको अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये CH2 लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड हटाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, और ये CH और ये CH2 और ऐसे n कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आ गया? एक डबल बॉन्ड आया, दो जगह, जो इसमें दो जगह पे डबल बॉन्ड था, वह जो पॉलीमर बना उसमें एक जगह आता है। इसका नाम क्या बताया था? 2 मेथिल ब्यूटाडाइन 1,3 या 1,3 ब्यूटाडाइन। इसी का नाम है आइसोप्रीन। इसी का मतलब किसका? 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाई। अब मान लीजिए 100 संख्या में लिया जाए तो यहाँ 100 लिख देंगे, 1000 लिया जाए तो 1000 ले लेंगे। रबर में इसकी संख्या 1000 से लगभग 5000 तक होती है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? आइसोप्रीन तो लिखेंगे ही, क्योंकि आइसोप्रीन से बना, लेकिन एक से ज्यादा है तो पॉली आइसोप्रीन। और पॉली आइसोप्रीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रबर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो पॉली आइसोप्रीन बना है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इसके बगल में कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो एक फिनोमिना हम लोग पढ़ते हैं ना, आइसोमरिज्म। कौन सी? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो जिसमें भी डबल बॉन्डेड होते हैं एल्कीन में, उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। अब इसको ध्यान से देखा, ये जो पॉली आइसोप्रीन है, उसको अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनावे, ऐसे देखिए, सी डबल बॉन्ड सी हो गया, इन दोनों को ले लिया। यह जो CH3 है उसको हमने ऐसे बना दिया। ये जो CH2 है उसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ऐसे। यहाँ पर जो H है उसको ऐसे कर दिया। ये जो CH2 है उसको ऐसे कर दिया, और इसको ऐसे कर दिया। इसी को एक और हम यहाँ बगल में बना रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पर जो है बदल देते हैं, इसको ऊपर, इसको नीचे। CH2 यहाँ पर CH3, इसको एज सच एक जगह केवल हमने चेंज किया। यहाँ दोनों में क्या खास अंतर है? यहाँ पे जो CH2 है, यहाँ पे जो CH2 है वो एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है।
यहाँ पे जो CH2 है, यहाँ CH2 है, वो एक दूसरे के इस पोजीशन पे है। तो पॉली आइसोप्रीन दो टाइप का हो जाएगा कि सिस और ट्रांस। ये जो सिस फॉर्म था, इस सिस फॉर्म को हम लोग जो बोलते हैं वो नेचुरल रबर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं गटा परचा, ये नाम है। ये दोनों ही क्या है, नेचुरल रबर है, ये भी और ये भी। थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें जो पॉली आइसोप्रीन है वो किस फॉर्म में है, सिस पॉली आइसोप्रीन, और ये क्या है, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। तो जो भी नेचुरल रबर थे वो क्या थे, पॉली आइसोप्रीन के पाली थे बने हुए। अगर सिस फार्म में है तो इसको हम लोग नेचुरल बोलेंगे, और ट्रांस फार्म में है तो गटा पार्चा। ये दोनों ही प्लांट से प्राप्त किए गए थे। ये जो सिस पॉली आइसोप्रीन है, ये एक रबर ट्री होती है, हीविया ब्रासिलेनेसिस। लाइनेसिस है, लाइनेसिस। और ये फाइकस इलास्टी का, तो ये दोनों प्लांट हैं, हीविया ब्रासिलिनेसिस और फाइकस इलास्टिका। फाइकस इलास्टिका से जो रबर प्राप्त हुआ था उसमें ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन था। जो हीविया ब्रासिलिनेसिस से प्राप्त हुआ था उसमें सिस पॉलीआइसोप्रीन था। इसका नाम नेचुरल रबर रखा गया, इसका नाम गटा पार्चा रखा गया। तो अक्सर शार्ट नोट आता है, राइट शार्ट नोट ऑन गटा पार्चा। तो गटा पार्चा इज ए नेचुरल रबर मेड अप ऑफ ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, और इस बात को समझाना पड़ता है। ये जो भी थे, चाहे नेचुरल रबर था चाहे गटा पार्चा, दे आर नॉट सिंथेटिक, दे आर नेचुरल, बोथ आर नेचुरल। कन्फ्यूजन मत करिएगा कि नेचुरल रबर और गटा पार्चा लगता है अलग अलग चीज़ें। ये भी नेचुरल रबर है, ये भी है, अंतर है, यह सिस है और ये ट्रांस है। नाम इसका अलग रख दिया गया, गटा पार्चा रख दिया गया, नेचुरल रबर नहीं रखा गया। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि भाई ये जो CH3 है, जो ऊपर हम लोग जेड लिखे थे, अगर इसको हम लोग चेंज कर दें, या सारे आइसोप्रीन न लें, एक आइसोप्रीन लें, एक विनाइल साइनाइड लें, एक ब्यूटाडाइन लें, एक विनाइल साइनाइड लें, डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर को मिला करके अगर रबर बनाएं तो वो इन लोगों से अच्छे वर्क करते थे। तो उनको हम लोग क्या बोल दिए, सिंथेटिक रबर। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंथेटिक रबर की। सिंथेटिक, तो सिंथेटिक रबर किसे कहेंगे, जिस रबर को हम लोग फैक्ट्री या लैब में बनाएंगे उनको हम लोग सिंथेटिक रबर कहेंगे। अब जैसे जो सिंथेटिक नेचुरल रबर में क्या था, ये था, इसका नाम क्या था, अगर यहाँ एच रख दें तो ब्यूटाडाइन था 13, यहाँ पे Cl लगा दें। पहले वाले में क्या था, मेथिल था, आपने Cl लगा दिया।
तो इसका नाम क्लोरोप्रीन है, या इसी का नाम है नियोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन को लिया, एन मालिक्यूल लिया, तो इसको जब बनाएंगे आप ऐसे मोनोमर से पॉलीमर, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे आप, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ CH, कार्बन की वैलेंसी को 4 रखना, और यहाँ CH2, और ऐसे N। तो इसका नाम क्या रखेंगे, नियोप्रीन। तो नियोप्रीन का मोनोमर क्या है, क्लोरोप्रीन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटा 13 डाइईन। तो नियोप्रीन रबर एक एग्जाम्पल हो गया किसका, सिंथेटिक रबर का। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं। एक रबर है जिसका नाम है ब्यूना यन रबर। इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें 3 टर्म है, देखिए। एक है BU, BU का मतलब है 13 ब्यूटाडाइइन। ये है। यने का मतलब है नाइट्रियम, जो सोडियम का लैटिन नेम है कि नहीं। और यन है नाइट्राइल। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्राइलो नाइट्राइल की बात किया था। एक क्राइलो नाइट्राइल क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। तो ये ब्यूटाडाइन ये लिया जाए, मोनोमर ये लिया जाए, ये 75% के आसपास, और ये 25% सोडियम कैटलिस्ट के रूप में फ्री रेडिकल देगा ये। तो इससे जो पॉलीमर बनेंगे वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगा, और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से हमेशा ट्रांस रबर बनेगा। और ट्रांस रबर के बारे में और बात जान लीजिए, क्योंकि ये अपोजिट साइड में इसके पॉलीमेरिक चेन होते हैं, तो ये आपस में इंटैक्ट बहुत अच्छे से हो जाते हैं, और इसीलिए इनको पॉलीमर के टर्म में कहते हैं कि दे आर हाईली क्रिस्टलाइन। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें पूछता है कि कौन सा पॉलीमर हाईली क्रिस्टलाइन होगा, तो कौन से होंगे, ट्रांसिस वाले क्या होंगे, एमार्फस होंगे। तो खैर, तो ब्यूनाइन रबर के बारे में मालूम हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो आपको तो क्या ध्यान रखना है, पहले ब्यूटाडाइन का फार्मूला क्या है, CH2 CH CH और CH2, ये लिख दिया। यह पहला कार्बन, ये चौथा, या पहला और ये चौथा। यहाँ पर दूसरा मोनोमर क्या लेना है, बिनाइल साइनाइड ये लेंगे, क्योंकि नाम क्या था, ब्यूना यन था, यन फॉर नाइट्राइल, किसके प्रेजेंस में, सोडियम। तो इसका जो मोनोमर से पॉलीमर बनेगा उसको ऐसे दिखाना होगा, ये CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक जगह, CH और ये CH2, ये CH2, यहाँ पे CH और ये CN, ऐसे दिखाना होगा कि नहीं, यहाँ पे ये। और इसका नाम क्या लिख देंगे, ब्यूना यन रबर।
और भी एग्जांपल्स हैं जो आपके नोट्स हमने पीडीएफ में दिया ही है आपको, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक है यस बी आर, इसी का दूसरा नाम है ब्यूना यस। नाम से क्या, आर से रबर, यस से स्टाइरीन, बहुत इंपॉर्टेंट ये मोनोमर होता है, और बी से वही ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर हैं। तो इससे जो पॉलीमर बनता है उसका नाम क्या होता है, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर नहीं कहेंगे ना। तो ब्यूनायन भी क्या था, कोपॉलीमर था। लेकिन गटापार्चा क्या था, होमोपॉलीमर था, क्योंकि उसमें मोनोमेरिक यूनिट क्या थे, सेम थे। कौन से, 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन या आइसोप्रीन। अगर इसका बनाना हो आपको फार्मूला स्ट्रक्चर, तो स्टायरीन का फार्मूला ऐसे है, देखिए। इथिलीन आपको याद है, विनाइल है ये, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दीजिए या C6H5 लिख दीजिए, तो यह हो जाता है स्टायरीन। तो इथिलीन और स्टायरीन में क्या अंतर है, इथिलीन का एक H बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस है। इसका फार्मूला जानते हैं आप। तो इसी को आप जो ऊपर का स्ट्रक्चर है देखिए, यह लेते आप, यहाँ पे सिर्फ क्या कर देना है, यहाँ पे साइनाइड के जगह पे ये ले लीजिए, यह स्टायरीन हो गया कि नहीं, यहाँ पर बना दीजिए। अब इसका नाम क्या हो गया, ब्यूनायस। तो बहुत आसान है कि सिंथेटिक रबर का स्ट्रक्चर बनाना। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्यूटाइल रबर है। ब्यूटाइल रबर में जो मोनोमर है वो आइसो ब्यूटाइलीन है। अब आइसो ब्यूटाइलीन का फार्मूला क्या होगा, आइसो जहां पर भी होता है वहां क्या होता है, 2 CH3 लगाते हैं और H लगाते हैं, ये आइसो होता है। कितने कार्बन है, 3। अगर इतना ही लिखें तो आइसो प्रोपाइल, यहाँ एक और कार्बन लगा दें तो आइसो ब्यूटाइल। अब चूंकि इन है यहाँ पे, अगर आइसो ब्यूटाइल होता तो हम CH3 लगा देते, इन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड करेंगे तो ये H हटाना पड़ेगा, यहाँ पर 2H लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो इसका नाम आइसो ब्यूटाइलिन। दो अगर हम इसका यूज करें तो जो इससे पॉलीमर बनेगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, C के साथ 2 CH3 लगा दिया, ये CH2 कर लिया, यहाँ पर C के साथ CH3 कर दें, यहाँ पर CH2, ऐसे करना पड़ेगा।
CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ C के साथ CH3, यहाँ CH2। तो इस टाइप से आपको क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल रबर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको रबर के बारे में आइडिया हो गई। एक जनरल अब बात कर दें, जो रबर था वो इलास्टोमर है। रबर एक था नेचुरल और एक था सिंथेटिक। सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर में क्या अंतर था, ये फैक्ट्री या लैब में बनाए जाएंगे और ये नेचुरल रिसोर्स से। नेचुरल रिसोर्स में ट्री बताया, हीबिया ब्रासिलिनेसिस और फाइकस इलास्टिका। उससे जो पॉलीमर मिले थे वो एक सिस फार्म में था और एक ट्रांस। ट्रांस वाले का नाम गटापार्चा, सिस वाले का नाम नेचुरल रबर ही रखा गया। सिंथेटिक रबर में कई एग्जाम्पल आए। आप केवल ब्यूटाडाइइन का रबर बना दीजिए तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाडाइइन रबर। अगर आपने उसमें ब्यूटाडाइन में क्या मिला दिया, विनाइल साइनाइड मिला दिया तो ब्यूनायन रबर। ब्यूटाडाइन में अगर हम लोगों ने जो है स्टायरीन मिला दिया तो ब्यूना यस रबर। ब्यूटाइल रबर में बताया आइसोब्यूटाइलिन आप यूज करिए। और भी सिंथेटिक फाइबर्स रबर हैं जो आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। हेलमेट जो बना होता है वो सिंथेटिक रबर का बना होता है। हेलमेट में जो यूज होता है हेलमेट के बनाने में, इसका नाम है ABS रबर। अब इसकी खास बात देखिए क्या है, इसमें 3 मोनोमर हैं। ए फॉर एक्राइलो नाइट्राइल, बी फॉर ब्यूटाडाइइन, एस फॉर स्टायरीन। तो 3 अलग अलग मोनोमर हैं ये। तो ये भी एग्जाम्पल कोपॉलीमर का है। तीनों को मिला दीजिए तो जो रबर तैयार होगा उसका नाम ABS रबर जो यूज किया जाएगा हेलमेट में। तो इस तरीके से आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, यह कई बार आया एग्जामिनेशन में, बल्केनाइजेशन, या जेड भी लिखा जाता है, एस भी, बल्केनाइजेशन ऑफ रबर, इसको पढ़ेंगे। और एक पॉलीमर पढ़ेंगे जो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा, मतलब जिसको बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स, छोटे छोटे जीव जंतु क्या करें, समाप्त कर लें। क्योंकि यही तो पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है कि जो भी प्लास्टिक या रबर पॉलीमर यूज कर रहे हैं हम लोग, वो सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसको माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। तो साइंटिस्ट के सामने बड़ी चुनौती है कि भाई इस पॉलीमर को हटाया जाए और नए पॉलीमर बनाए जाए, ऐसे पॉलीमर जो क्या हो, बायोडिग्रेडेबल है। इस पे काम भी चल रहा है। तो ये जो टॉपिक है वास्तव में हायर लेवल पे पढ़ाया जाता है, MSc लेवल में। लेकिन चूंकि आपको नेट की तैयारी भी करनी होती है, IIT जैम की भी देनी होती है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको भी
ये बीएससी थर्ड ईयर के कोर्स में नहीं है, आपके एलयू के कोर्स में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं, फिर भी हम आपको बताएंगे। ये पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि आप युवा साइंटिस्ट बनेंगे, पॉलीमर फैक्ट्री में जाएंगे तो आप ऐसे पॉलीमर अगर बनाते हैं तो पोल्यूशन को आप दूर भी करेंगे। थोड़ा महंगा जरूर ये पड़ता है, इसीलिए लोग इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि हम लोग सस्ते बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी बनाएंगे। तो 2 टॉपिक पे चर्चा होगी अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।